हेलो बच्चों, आज हम इस कालखंड में 14वें समूह के तत्व जो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, इसमें लेड जिसको अपन सीसा कहते हैं, इसके बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं यहाँ पर जो लेड है जिसको अपन सीसा कहते हैं, अंग्रेजी में इसको इस प्रकार से LEAD इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। इसके बारे में थोड़ा अपन संक्षिप्त जानकारी लें। इसका जो संकेत है इसको अपन इस प्रकार से PB कैपिटल P स्मॉल b इस प्रकार से लिखते हैं। उसी प्रकार से इसका लैटिन नाम में इसको प्लम्बम कहा जाता है। जैसे C माने कार्बन होता है, Fe को हम आयरन बोलते हैं सामान्य, उसी प्रकार से PB को हम लैटिन नाम के अंतर्गत में हम इसको प्लम्बम कहते हैं। इसीलिए P है, P का और B है, दोनों हैं एक साथ, तो इसमें प्लम और दूसरा है बम, एक ही शब्द में है प्लम्बम से। इसको अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखेंगे PLUMBUM प्लम्बम। इस प्रकार से हम इसको संकेत माने यदि अलग से लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे इसका लिखते हैं अपन परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जिसको परमाणु संख्या भी कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 82 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बोरबरी नियम के अनुसार पर जब चलते हैं इसमें, तो यहां पर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कोष में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन, और फिर से इस प्रकार से भी जोड़ेंगे तो हमको अभी 82 प्राप्त नहीं हुआ है और अभी जुड़ने वाले हैं इसमें। इस प्रकार से अब घटते क्रम में आते हैं इसमें 18 और अंत में यहां पर आप जोड़ेंगे यहां तक तो आपको यहां तक मिलेगा इस प्रकार से 78 तक हो जाएगा इसमें। 78 और 4 82, ठीक है। अंतिम कोष में यहां पर ये अंतिम कोष है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। कुल मिलाकर कोष देखेंगे कितने कोष हैं, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठवां, माने कुल मिलाकर के इसमें 6 कोष हैं। इसीलिए यहाँ पर क्रम से पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कोष में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार से अगले क्रम में चूंकि अभी और बचा हुआ है 22 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इस प्रकार से हम आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में देखें इसमें 14वें समूह में कार्बन, उसके बाद होते हैं इसमें सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद टिन और उसके बाद होता है लेड। क्रम से है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। देखिए इधर कार्बन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, मैं 1s 2s जो लिखते हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। ये तो बोरबरी नियम के आधार पर है, ऐसा संक्षिप्त बता रहा हूँ मैं इसको। 1s2, 2s2 और ये 2p2, ये 2 2 4 और 2 6, ये बाहरी कोष हैं, अर्थात ये द्वितीय आवर्त में है। कार्बन कौन सा आवर्त में है? द्वितीय। उसके नीचे सिलिकॉन है तो वो तृतीय आवर्त का होगा। ये आवर्त की बात कर रहा हूं मैं, ये इस प्रकार से दूसरे आवर्त यानी सेकंड, दूसरे का मतलब सेकंड आवर्त, सेकंड पीरियड अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। ये तीसरे आवर्त क्रम से ऐसे चलेगा, चतुर्थ आवर्त, पंचम आवर्त, और ये जो लेड है ये 6वें आवर्त में, आवर्त सारणी में 6वें आवर्त में। यदि यहां पर मैं आवर्त की बात करूं तो इस प्रकार से यह 6वें आवर्त में है, आवर्त सारणी में स्थान, आवर्त सारणी में यह 6वें आवर्त में है, ठीक है। क्योंकि 6 कोष हैं, कितने कोष हैं? 6 कोष हैं।
क्रमशः हम इलेक्ट्रॉन लिखें, कुल 6 कोष इसीलिए 6वें आवर्त में हो। अब यहाँ पर ये 6वें आवर्त में है। अब थोड़ा इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास के तौर पर अपन देखें। इसमें देखिए क्रम से सर चलेंगे तो नीचे वाला जैसे कार्बन के अंतिम वाला 2 दूसरे कोष में था, द्वितीय आवर्त का था, तो उसी प्रकार से अब सिलिकॉन के चलेंगे तो अंतिम में 3s आएगा और 3p रहेगा। जर्मेनियम में 4s 4p, एंटीन में आपको 5s 5p मिलेगा। इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, s में 2 ही रहेगा और p में 2 ही रहेंगे, क्योंकि 14वें समूह का जो सामान्य सूत्र है, इसमें सामान्य सूत्र कह रहा हूं मैं, ns में 2 इलेक्ट्रॉन और np माने सबसे बाहरी कोष के s में 2 इलेक्ट्रॉन और p उपकोष में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अंतिम यहाँ पर ये लेड आएगा, तो ये 6वें में है, इसमें 6s2 और ये 6p2। बाकी शुरू के 1s से लेकर हम जितने भरते हैं सब भरा हुआ है। अंतिम जो कोष हैं उसके s में, तो इसको मैं संक्षिप्त में यहाँ पर लिख रहा हूँ यहीं पर इस प्रकार से। 6वां जो s उपकोष है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 6वां p उपकोष, क्योंकि सबका सामान्य सूत्र ही है इसमें, जहां पर n का मतलब होता है मुख्य कोषों की संख्या। इसी को हम अभी यहाँ पर आवर्त की संख्या भी समझ सकते हैं इसमें। तो ये 6वें में है, इसीलिए इस प्रकार से 6s2 और 6p2। और इसको अक्रिय गैस के तौर पर देखें अपन। अक्रिय गैस इसके पहले इसका परमाणु क्रमांक 82 देख रहे हैं। 82 के पूर्व का जो अक्रिय गैस है अपन चले इसमें तो हमको मिलेगा 54, जिसका जिनान होता है। तो संक्षिप्त में इसको ऐसा लिखते हैं अपन, जिनान लिख दिए, संकेत होता है XI, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 54। 54 का हम 1s2 2s2 लिखने की जरूरत नहीं, हम ऐसा लिख दिए हैं, तो इसका मतलब हम जहां 54 तक आना है पूरा आ चुके हैं इसमें। और सबसे अंतिम वाला में इस प्रकार से 6s2, इसके पहले की 5वें में भी हैं, चौथे में सब हैं इसमें, लेकिन हम अंतिम को हम लिख रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता बताइए। मुख्य रूप से देखेंगे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, जिसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया सामान्य इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, यह संयुक्त अवस्था में अर्थात यौगिक बना करके उपस्थित रहते हैं, किसी न किसी प्रकार के यौगिक के रूप में वह मौजूद रहते हैं। तो उसको हम पहले देखते हैं इसमें उसके प्राप्ति किस प्रकार से होते हैं। जैसे हम पानी देखते हैं, पानी का स्रोत कहाँ से है, पानी किस प्रकार से बहते हैं, वैसा इसके प्राप्ति कहाँ है, किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में समझेंगे इसमें। इसको मैं सीधा लिख रहा हूं इसमें, अयस्क, लेड के अयस्क। कौन से अयस्क हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ओर, ORE, ओर यानी अयस्क। अयस्क में पहला इसमें है सल्फाइड के रूप में। सल्फाइड के रूप में यहां पर है PbS, इसको सूत्र लिखते हैं जैसे लेड सल्फाइड PbS। अब इसका नाम बदलता है इसमें सल्फाइड के रूप में, इसको अपन बोलते हैं इसमें मुख्य रूप से गेलेना कहते हैं, गेलेना। अब इसको लेड सल्फाइड नहीं बोलना है, यहां पर किस नाम से जानेंगे अपन इसको, गेलेना यानी लेड सल्फाइड। दूसरा यहां पर है कार्बोनेट के रूप में, ये कार्बोनेट के रूप में भी पाए जाते हैं। तो कार्बोनेट के रूप में सूत्र है इसका Pb, लेड हो गया, कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3। अब इसका नाम यहाँ पर लेड कार्बोनेट नहीं बोलना है, इसको हमको नाम यहाँ पर लिखना है इसमें। इसका जो नाम होता है यह है सीरूसाइट, सीरूसाइट। जैसे हम लोग लोहा 10वीं में पढ़े हैं अपन, लोहा हेमेटाइट Fe2O3, हम इसको फेरिक ऑक्साइड नहीं बोलते, वो सामान्य शब्द में फेरिक ऑक्साइड है, लेकिन अयस्क के नाम के आधार पर हम इसको हेमेटाइट बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसको एक कार्बोनेट के रूप में है, हम इसको यहाँ पर अयस्क में इसको सीरूसाइट के नाम से जानते हैं इसमें। तीसरा यहाँ पर यह सल्फेट के रूप में भी पाए जाते हैं। सल्फेट के रूप में आप लिखेंगे इसमें तो लेड सल्फेट,
लेड हो गया Pb, और सल्फेट सब जानते हैं अपन, हम पढ़ चुके हैं इसमें SO4, जैसे CO3 होता है कार्बोनेट पढ़ते हैं, वैसा ही SO4 को हम क्या कहते हैं, इसमें सल्फेट कहते हैं, तो लेड सल्फेट। लेकिन यहाँ पर हम इसको लेड सल्फेट नहीं कहेंगे, हम अयस्क के रूप में इसको अपन एंग्लीसाइड कहते हैं। इसका नाम क्या है, एंग्लीसाइड। केवल 3 रूपों में पाए जाते हैं, सल्फाइड के रूप में गेलेना, कार्बोनेट के रूप में सिरुसाइड, और सल्फेट के रूप में उसको नाम देते हैं अपन एंग्लीसाइड। ठीक है यहां तक। लेकिन यहां पर थोड़ा देखें अपन, ज्यादा मात्रा में प्रकृति में यह सल्फाइड के रूप में ज्यादा पाए जाते हैं, लेड सल्फाइड के रूप में। और जब हम इसका निष्कर्षण करते हैं तो वह लेड सल्फाइड से क्या आता है, क्योंकि उसमें आसानी से और अधिक मात्रा में यह प्रकृति में पाई जाती है लेड सल्फाइड, इसीलिए हम इसको लेड सल्फाइड से निष्कर्षित करते हैं लेड को। तो आगे चलें अपन इसमें लेड का निष्कर्षण। लेड का निष्कर्षण। लेड धातु है और यह 14वें समूह में है, और सामान्य धातु होने के कारण से हम इसका जब निष्कर्षण करते हैं तो धातु कर्म जो पद होते हैं उसको हम उपयोग करते हैं, क्योंकि धातु के निष्कर्षण के लिए धातु कर्म का उपयोग किया जाता है। तो धातु कर्म में हम थोड़ा देखें, इसमें पहला इसमें है, तो लेड का निष्कर्षण हमको करना है इसमें गेलेना से, PbS, इसको अपन गेलेना कहते हैं। गेलेना से इसको निष्कर्षित किया जाता है। पहला पद है इसमें अयस्क को बारीक पीसना। सर्वप्रथम काम होगा इसमें अयस्क को, जो जमीन से हम खोद कर निकाले हैं, इसको खनिज कहते हैं। ये अयस्क है, लेकिन अयस्क भी खनिज होते हैं, क्योंकि हम उसको पृथ्वी के अंदर से खोद करके निकालते हैं, खनन से जो प्राप्त होता है। तो हम पढ़ रहे हैं इसमें धातु कर्म, अंग्रेजी में इसको मेटलर्जी कहते हैं। तो धातु कर्म में, धातु कर्म का मतलब है सामान्य शब्द में, अयस्क से हमको प्राप्त करना है शुद्ध धातु, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना है। तो जो भी पद लगते हैं उस पद को हम एक साथ क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से प्रारंभ करना है और शुद्ध धातु का हमको प्राप्त करना है। तो जो जो भी पद लगते हैं, स्टेप लगते हैं, प्रोसेस लगते हैं, एक साथ इकट्ठा कहेंगे, इसको क्या कहते हैं अपन, धातु कर्म कहते हैं। तो पहला होता है इसमें अयस्क को क्या करेंगे, पहले सर्वप्रथम अपन बारीक पीस लेंगे। ठीक है, बारीक पीस लिए, उसके लिए पीसने के, जैसे हम लोग गेहूं को लेते हैं और उसको आटा बनाते हैं, तो मशीन में हम उसको बारीक पीस देते हैं, पाउडर बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार से अयस्क को, उसके लिए मशीन लगे हुए हैं, हम उसको बड़े बड़े मशीन में जो बारीक पीसने वाले, इसको बाल मिल बोलते हैं, इस बाल मिल में लेकर इसको क्या करेंगे, अपन पीस लेंगे। पीसने के बाद ये पहला प्रक्रम हो गया। दूसरा प्रक्रम अपन देखेंगे इसमें, दूसरा प्रक्रम, अब बारीक पीस लिया, पीसे हुए अयस्क को, पीसा हुआ अयस्क, इसको लेंगे और अगला टॉपिक होगा इसमें हमारा, इसको सांद्रण करते हैं। दूसरा प्रक्रम क्या है यहाँ पर, सांद्रण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्रम से सिस्टमेटिक है, पहला अयस्क को पीसेंगे, उसके बाद फिर उसका क्या करेंगे अपन, सांद्रण। तो ये मुख्य यहाँ पर है सांद्रण। अब सांद्रण क्या है पर समझ लीजिए, अयस्क में जो बेकार के अपद्रव्य हैं, बेकार के, जिसको व्यर्थ बोलते हैं अपन, व्यर्थ अशुद्धियां जो भी होते हैं उसको क्या करते हैं अपन, यहां से निकाल लेते हैं। उस प्रक्रिया को हम सामान्य रसायन में, धातु कर्म में सांद्रण करते हैं। तो इससे क्या होगा, धातु का जो परसेंटेज मात्रा है वो बढ़ जाएगा इसमें।
ठीक है। जिसमें सामान्य समझाऊँ समझने के लिए, मान लो हम घरों में चावल को प्रयोग करते हैं, मान लो चावल में कंकड़ है ढेर सारे, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा चावल है और थोड़ा बहुत कंकड़ है, तो सर्वप्रथम क्या कर रहे हैं बताओ, अपन कंकड़ को निकाल देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो वैसे ही इसमें बेकार के जो अशुद्धियां हैं उसको क्या करते हैं अपन बाहर निकालते हैं। तो उसमें क्या होगा, परसेंटेज निकालोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो धातु के परसेंटेज मात्रा को क्या करना है, इसमें बढ़ाना है। इसी प्रक्रिया को या इसी पद को क्या कहते हैं अपन, सांद्रण कहते हैं। अब आइए ध्यान समझेंगे इसमें, हम जो अभी अयस्क लिए हैं वो कौन सा अयस्क है, यहाँ पर सल्फाइड अयस्क है। कौन सा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है। और जब भी सल्फाइड अयस्क होगा तो सांद्रण होगा, तो एक ही मेथड है मुख्य रूप से, खास करके उसको अपन कहते हैं झाग उत्प्लावन विधि। क्या नाम उसका, सांद्रण में यहाँ पर यही बोल देता हूँ उसमें एक साथ, झाग, इसी को फेन बोलते हैं, झाग या फेन, झाग उत्प्लावन विधि। तो झाग उत्प्लावन या फेन उत्प्लावन, एक ही शब्द यहाँ पर मैं कोष्टक में लिखता हूँ उसको फेन। आप दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, झाग उत्प्लावन विधि या फेन उत्प्लावन। तो सामान्य शब्द है झाग, माने झाग, जैसे हम साबुन को जब शरीर में डालते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, झाग निकलता है। और एक शब्द है उत्प्लावन, उत्प्लावन का मतलब तैरना, तो झाग में तैरेगा, हमारा जो अयस्क है क्या होगा, झाग बन करके तैरेगा इसमें। तो किस प्रकार से तैराना है उसको देखिए जैसे, इसके लिए मैं झाग उत्प्लावन विधि का उपयोग कर रहा हूँ इसमें। आप लोग 10वीं कक्षा में भी इसी को पढ़ चुके हैं, झाग उत्प्लावन विधि, उसी का यहाँ पर उपयोग हो रहा है इसमें। देखिए इस प्रकार से एक आयताकार टंकी ले रहे हैं, ये लोहे का भी हो सकता है, हमको केवल टंकी चाहिए। आयताकार टंकी, इस आयताकार टंकी में पहले आप यहाँ पर पानी डाल दीजिए, ये जल है सामान्य, और इसमें उस बारीक पीसे हुए अयस्क को डाल रहे हैं अपन, जिसको पीस चुके हैं अपन, ठीक है ना। मैं समझाने इस प्रकार लिख रहा हूँ, ये मान लो इस प्रकार से हम जब बारीक पीस चुके हैं छोटे छोटे, उसको यहाँ पर डाल दे, इसमें बारीक पीसा हुआ अयस्क, बारीक पीसा हुआ अयस्क, इसको डाल दिया अपन। उसके बाद क्या करेंगे थोड़ा समझिए, जैसे यहाँ पर यूकेलिप्टस का तेल या चीड़ या तारपीन जिसको बोलते हैं, कई अलग अलग तेल होते हैं जिससे अधिक से अधिक झाग बन सके, ऐसे तेल का यहाँ पर उपयोग करना है। तो यहाँ पर मैं यूकेलिप्टस तेल लिख दे रहा हूँ, या चीड़ कोई भी हो सकता है, यूकेलिप्टस का तेल। इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं अपन, या तारपीन का तेल, आसानी से झाग बनता है इसमें पानी के साथ, इसीलिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं इसमें। अब आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ से अपन को हवा फूंकना है इसमें, वायु, इस प्रकार से वायु फूंकने की नली लगी हुई है। जैसे हम मान लो आग सुलगाते हैं, घरों में प्रयोग करते हैं लकड़ी का, तो उसके अलग से एक पाइप रहता है, पाइप में सामान्यतः तो हम इसको फूंक लेते हैं तो आसानी से हवा वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एक ये नली लगी हुई है, ये सामान्य एक नल है, इसमें वायु को भेजने के लिए मार्ग है, यहाँ पर वायु को भेजा जाएगा तेजी से। और इधर देखिए इस प्रकार से यहाँ पर संरचना में अपन देखेंगे, इसमें यहाँ पर छोटे छोटे छेद हैं, ठीक है, इस प्रकार से छेद है इसमें ऐसा। तो क्या होगा, इस छेद में से जैसे बांसुरी होता है, सामान्य देखें अपन बांसुरी, तो बांसुरी में क्या करते हैं, सामान्यतः देखते हैं मुंह में रख करके उसको हवा फूंकते हैं, तो जहां जहां छेद होता है वहां से हवा क्या होता है, पार हो निकल जाता है उसमें। ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ पर हवा फूकेंगे तो सब तरफ समान रूप से, क्योंकि छोटे छोटे छेद सब तरफ है, तो सब तरफ वो समान रूप से क्या होगा, यहाँ पर हवा निकलेगा, हवा बुलबुला बनेगा, और उस बुलबुले के कारण से यहाँ पर तभी जल और पानी और क्या है, यहाँ पर यूकेलिप्टस का तेल है, तो झाग बन जाएगा, ठीक है। और झाग के साथ में अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए अगला प्रोसेस इसमें, ये जो झाग है इस प्रकार से, अभी तक ऐसा था इसमें जो अपन बारीक पिसा हुआ अयस्क मिलाए थे, जैसे हवा को फूकेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, झाग, जिसको ऐसा इस प्रकार से संकेत के द्वारा बताया गया इसमें। और इस झाग को ही फेन कहते हैं, ठीक है, झाग या फेन। तो झाग बनेगा और झाग के साथ में हमारा जो अयस्क है वह अयस्क तैरने लगेगा, क्योंकि वह जल विरोधी होता है,
ठीक है ना, उसका गुण जो है जल विरोधी होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा झाग जो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ये झाग के साथ में अयस्क ऊपर तैरने लगता है और जो अपद्रव्य हैं जैसे धूल है, मिट्टी है, वो सब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे में बैठ जाएगा इसमें, क्योंकि वह जल से नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी अपद्रव्य थे जैसे धूल, मिट्टी, सामान्य शब्द में, इसको यहाँ पर हम नीचे में यहाँ पर पाएंगे इसमें। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इस प्रकार से, जैसे मान लो धूल है, मिट्टी है, सामान्य जो अपद्रव्य हैं, अपद्रव्य व्यर्थ के अपद्रव्य जिसका कोई यूज नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है, तो नीचे में बैठ जाता है। घरों में हम सामान्यतः देख सकते हैं, जैसे मान लो हम आलू को खोद के ले आए, सामान्यतः घरों की हम बात कर रहे हैं इसमें, आलू को मान लो अपन जमीन से खोद कर लाए, मान लो गीला रहेगा तो उसमें आलू में क्या लग जा रहेगा, मिट्टी। हमको साफ करना है तो क्या करते हैं, सामान्यतः अपन पानी में डाल देते हैं, तो जितने भी मिट्टी रहते हैं सब क्या हो जाता है, नीचे में धीरे धीरे बैठ जाता है। जैसे फली होता है, मूंगफली जमीन से खोद कर निकालते हैं तो उसमें मिट्टी ऑलरेडी जुड़े रहते हैं इसमें, तो जब साफ करना होता है तो हम सामान्यतः क्या करते हैं, उसको या तो सूखा देते हैं, या सुखाने के बाद में फिर क्या कर लेते हैं अपन, इसको पानी में डाल देते हैं और अच्छी तरह से हिला देते हैं अपन, तो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे में सब बैठ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये भी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो मूंगफली की तरह ये एक काम कर रहा है इसमें, जैसे ऊपर तरफ मूंगफली तैरने लगता है और सब धीरे धीरे मिट्टी नीचे तरफ गिरते जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से झाग ऊपर बनते जाएगा। झाग तो हमेशा ऊपर ही बनेगा, यानी ऊपर में तैरेगा, और इस प्रकार से हमको इस झाग के साथ में अयस्क को प्राप्त हो जाएगा इसमें। और जो बेकार के अपद्रव्य हैं जिसको अपन धूल, मिट्टी आदि समझ रहे हैं इसमें, वो सब नीचे तरफ बढ़ते जाएगा। और इस प्रकार से ये जो पद है हम इसको क्या कहते हैं, झाग उत्प्लावन विधि कहते हैं। तो इससे क्या होगा, व्यर्थ की अशुद्धियां निकल गए और धातु का जो प्रतिशत मात्रा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा इसमें। इसी को अपन सामान्य शब्द में सांद्रण कहते हैं। तो सांद्रण जो है, हम जिस अयस्क को ले रहे हैं वो कैसा प्रकार का अयस्क है, उसके आधार पर हम इसके विधि का उपयोग करते हैं इसमें। ठीक है, तो यदि सल्फाइड अयस्क है तो हमको अन्य जो और विधियां हैं जिसको आप लोग क्रमशः 10वीं में पढ़े हो, चुंबकीय पृथक्करण विधि, झाग उत्प्लावन विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, रासायनिक विधि, उसमें से हम कौन सा प्रयोग करेंगे, सल्फाइड होगा तो मुख्यतः इसको अपन झाग उत्प्लावन विधि से ही उसका सांद्रण करेंगे, बाकी अन्य विधियों का प्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार से हमको यहाँ पर ये सांद्रण में सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाएंगे। आइए हम अब यहाँ पर जो सांद्रण हो चुका है, जिसको हम सांद्रित अयस्क कहते हैं, उसका आगे के जो प्रक्रम है, इस प्रक्रम पर विचार करेंगे। तीसरा पद है इसमें सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करना। धातु प्राप्त करना, जिसको अपन सामान्यतः शब्द में निष्कर्षण समझ लेते हैं। इसमें सामान्य शब्द में यहां पर मैं लिख रहा हूं इसको निष्कर्षण। अब इस निष्कर्षण को, जिसको अंग्रेजी में एक्सट्रैक्शन कहते हैं, सार, निष्कर्ष निकालना माने सार निकालना, एक शब्द ही है। निष्कर्ष माने सार, माने बेकार की जो चीजें हैं, अर्थात जैसे हम लेड पढ़ रहे हैं इसमें, तो उस लेड में कई प्रकार की अशुद्धियां हैं, उन सबको निकालना है, और सार जो हमको अभी लेड प्राप्त करना है उसी को प्राप्त करना है। तो इसमें दो प्रकार से होते हैं निष्कर्षण में, मैं यहाँ पर ए बी के तौर पर लिख रहा हूं। एक है निष्कर्षण में वायु अपचयन, उसका आगे प्रक्रम, पहला हमने काम क्या किया, अयस्कों को बारीक पीसा, बारीक पीसने के बाद क्या किया हमने, अयस्कों का सांद्रण किया, वो भी झाग उत्प्लावन विधि द्वारा। अब जो सांद्रित अयस्क है, जिसका सांद्रण हो चुका है, हम उसको आगे की प्रक्रिया में ला रहे हैं और इसको निष्कर्षण करते हैं। और इस निष्कर्षण में दो प्रकार से हैं,
पहला है वायु अपचयन या इसी का नाम है स्व अपचयन विधि, वायु अपचयन विधि या स्व अपचयन विधि पहला। उसी प्रकार से दूसरा होता है इसमें लेट की बात कर रहा हूं मैं, लेट के लिए है ये पहला वायु अपचयन या स्व अपचयन विधि, ये ऑब्लिक है माने या समझ लीजिए। और दूसरा इसमें है कार्बन अपचयन विधि, कार्बन अपचयन विधि। ये दो विधि मुख्य हैं इसमें। अब उसमें हम एक एक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पहला है वायु अपचयन या स्व अपचयन विधि और दूसरा है कार्बन अपचयन विधि। तो मैं स्टार्ट करता हूं पहला इसमें वायु अपचयन विधि। थोड़ा समझ लीजिए, यदि लेड की मात्रा अधिक हो, एक कंडीशन कब लागू होगा, यदि पीबी की मात्रा, लेड की मात्रा अधिक हो, तब हम इस वायु अपचयन विधि या स्व अपचयन विधि के द्वारा हम लेड को प्राप्त करेंगे। और यदि लेड की मात्रा कम हो, तब पीबी या लेड की मात्रा कम हो, तब हम इस विधि के द्वारा यानी कार्बन अपचयन विधि के द्वारा उसको आगे निष्कर्षित करेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं अपन वायु अपचयन या स्व अपचयन विधि। ये शर्त है उसके लिए लेड की मात्रा अधिक होनी चाहिए, अयस्क कम है। और वायु अपचयन विधि में पहला पद, इसका पहला पद निकालने जा रहा हूं मैं इसमें। यदि पद कहूं, इसमें अलग अलग स्टेप हैं। इसमें प्रथम पद, इसमें करना है इसमें अपन को भर्जन, यानी मेरा यहाँ पर कहने का आशय है कि जिसका सांद्रण हो चुका है उसको आगे की पद में लाते हैं। तो दो पद होते हैं, या तो भर्जन होगा या तो निस्तापन होगा। तो समझेंगे इस बात को, भर्जन होगा या तो निस्तापन। भर्जन को ऐसे अंग्रेजी में अपन लिखते हैं रोस्टिंग, ROASTING। ये सब लोग थोड़ा समझें इसमें। रोस्ट करना माने सामान्य शब्द में होता है आग में तलना, आग में भूनना। ठीक है, जैसे हम रोटी बनाते हैं घर में तो आग में क्या करते हैं, उसको सेकना समझते हैं। तो कितना सेकते हैं बताओ, क्या पूरा जलते तक सेकते हैं? क्या नहीं सेकते। हम मूंगफली खाते हैं, बाजार में जाते हैं या बस स्टैंड में जाते हैं, खास करके वहां पर फली बेचते रहते हैं, वो तुरंत गर्म करके देते हैं। तो क्या पूरे काला होते तक, कोयला होते तक क्या गर्म करते हैं? क्या नहीं करते। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम यहाँ पर जो भर्जन कर रहे हैं, रोस्टिंग का मतलब है आग में सामान्य शब्द में भूनना, और एक होता है तेल में भूनना। तेल में भूनना को बोलते हैं फ्राई, सामान्यतः क्या बोलते हैं उसको, फ्राई करना। काम एक ही है, हम उसको पका रहे हैं, आगे खाने के योग्य बन जाए वो, चाहे वो आग में चाहे तेल में। तो अभी हम जो प्रक्रम ले रहे हैं वो किस में है, वो आग में भूनने की प्रक्रिया है वो। तो इस प्रकार से कैसे करेंगे आप समझेंगे थोड़ा सा इसमें, क्योंकि हम अभी सल्फाइड अयस्क की बात कर रहे हैं। हम अभी जो निष्कर्षण कर रहे हैं वो PbS से हमको अभी Pb प्राप्त करना है, हम इसी स्टेप को पढ़ रहे हैं। तो जब भी सल्फाइड अयस्क होगा तो इस प्रक्रम में भर्जन करें या कैल्सिनेशन करें, निस्तापन करें, दो ही पद आते हैं सांद्रण के बाद में। तो उसमें से हमको केवल सल्फाइड अयस्क होगा तो केवल भर्जन ही करना है। साफ साफ समझ लीजिए, या मैं दूसरे शब्दों में इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। झाग उत्प्लावन विधि का आपने प्रयोग किया है तो सीधा सीधा दूसरा कोई निस्तापन विधि नहीं होगा, सीधा कौन सा विधि होगा, वो भर्जन ही होगा। ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये सल्फाइड है माने आपको दूसरा प्रोसेस नहीं करना है, हमेशा भर्जन ही करना है, उसमें निस्तापन नहीं होगा। तो कब लागू होता है, जब अयस्क क्या हो, सल्फाइड हो, और हम उसी सल्फाइड अयस्क के बारे में समझ रहे हैं इसमें। तो चलिए भर्जन में क्या करेंगे, अभी 60 करके बता दिया आपको मैं। वायु में उसको गर्म करना है, तो मैं इसको समझ रहा हूँ, इस प्रकार से लिख रहा हूँ एक नजर इसमें। सांद्रित अयस्क, इसको आप लोग सब लोग नोट कर लेंगे संक्षिप्त में। सांद्रित अयस्क को वायु के आधिक्य में, यहां समझेंगे वायु का मतलब ऑक्सीजन, यहाँ पर रसायन की दृष्टि से क्या कहते हैं अपन इसको, ऑक्सीजन। ठीक है, उसकी आधिक्य, आधिक्य यानी अधिक मात्रा, बहुत अधिक मात्रा, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसकी अधिक मात्रा में क्या करेंगे अपन, इसको गर्म कर रहे हैं। इसमें कितना गर्म करें,
इतना गर्म करो कि धातु पिघल ना पाए, धातु के गलनांक के पूर्व, इतना तक गर्म करना है। जैसे बताया मैं आपको, मूंगफली को इतना गर्म करो कि मूंगफली जो है जल न पाए, रोटी को आग में सेक रहे तो इतना सेको कि रोटी जो है जल न पाए, ठीक, ताकि खाने योग्य रहे वो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर धातु के गलनांक के पूर्व, धातु के, मैं यहाँ पर इसको इधर लिख देता हूँ, इसमें कितना गर्म करें अपन, धातु के गलनांक के पूर्व, इतना तक हमको गर्म करना है। तो उसके हमको गलनांक को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस धातु को हम निकालने जा रहे हैं उसका गलनांक कितना है, ठीक है। तो करीबन इसका 750 अंश सेंटीग्रेड ताप से कम होना चाहिए यहाँ पर। तो क्या होगा, ये जो धातु है वो ऑक्साइड में बदल जाएगा, धातु का क्या प्राप्त होगा अपन को, ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। हर एक पद में जब भी भर्जन होगा तो ऑक्साइड ही प्राप्त होने वाला है, दूसरा नहीं प्राप्त होगा आपको मुख्य रूप से। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपन भर्जन कहते हैं इसमें, ठीक है। अब किस प्रकार से होगा, इसके लिए भट्टी रहता है, उसको अपन बोलते हैं परावर्तनी भट्टी। कौन सा भट्टी, परावर्तनी भट्टी। तो परावर्तनी भट्टी कैसा होता है, उसी के अंतर्गत में हम इसको पढ़ेंगे। इसमें इसको मेरे को समीकरण भी लिखना है, इसमें थोड़ा छोटा आकृति बना रहा हूं। इसमें देखिए इस प्रकार से ऐसी आकृति है इसकी, लगभग ये कापर के बने हुए, इसमें एक भट्टी है, इसके 3 तो दरवाजे होते हैं, इस प्रकार छोटे से दरवाजे हैं, एक दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा। ये जो है वायु के लिए मार्ग है, डोर्स फॉर एयर। जैसे हम लोग स्कूल में या घरों में, हम घरों में हवा के निकास के लिए क्या करते हैं बताओ, खिड़की रहता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें 3 दरवाजे हैं। इसमें ये तीनों के तीनों यहाँ पर दरवाजे हैं। मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूँ, इसमें वायु के लिए दरवाजा या मार्ग या खिड़की, जो भी बोले आप, मैं मार्ग ले देता हूँ इसमें। हो गया यहाँ तक, 3 प्रकार दरवाजे होते हैं इसमें। अब इस प्रकार से आगे इस प्रक्रम को आगे चलाएं अपन। ऐसी आकृति इसकी बनी हुई है, ये कापर बन के बने हुए हैं इसके बाहरी भाग, और यहाँ पर नीचे में ध्यान समझेंगे, इसमें छिद्र होता है, ऐसा होल, छेद है ना। मैं छिद्र लिखता हूँ यहाँ पर, ये छिद्र है। ये आवश्यकता अनुसार हम इसको खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, जब भी आवश्यकता पड़ेगा इस प्रकार से व्यवस्थित है कि हम इसको निकाल सकते हैं, जो पदार्थ बनेगा। और आगे थोड़ा देखिए इधर से, यहाँ पर इस प्रकार से और ईंटों के बने हुए हैं, ये पूरे इस प्रकार से ये ईंट के बने हुए हैं। इसको इस प्रकार से यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम समझा दें। इसमें ये ईंटें हैं, ईंटों का बना। जैसे हम लोग देखते हैं होटल जाते हैं तो वहाँ खाना बनाते रहते हैं, नाश्ता बनाते हैं, तो किससे बनाते हैं, वो सामान्यतः उसके चूल्हे रहते हैं। चूल्हे किस प्रकार बनाते हैं बताओ, ईंट से। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें ईंट के बनाए हुए हैं, और ईंट से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जलाया जाएगा। यहाँ समझेंगे, ये दहन, मान जैसे लकड़ी को हम गर्म करते हैं, वैसा इसमें जो भी ईंधन है, उस ये ईंधन है यहाँ पर, फ्यूल। भैया हमको यहाँ पर इसको गर्म कर रहे हैं ना अपन, तो गर्म करने के लिए क्या होगा बताओ, ईंधन चाहिए, ताप चाहिए, है ना। तो इसके लिए ईंधन यहाँ पर होता है। और ये जो है, ये जो हम भट्टी बना रहे हैं, कौन सा भट्टी यहाँ पर है, परावर्तनी भट्टी। कौन सा भट्टी में होता है, परावर्तनी भट्टी। किसी को खुले भट्टी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, खुले भट्टी। खुले भट्टी या परावर्तनी भट्टी एक ही मतलब है, ऐसा भट्टी। तो इसमें क्या चीजें समझना है इधर से, इसमें यहाँ पर ये जो फ्लेम है, जिसको ज्वाला कहते हैं, या गर्म हुआ समझ लिया अभी, ठीक है ना। अब इस प्रकार से यहाँ पर जाकर टकराएगा, तो उसका जो ऊपर का जो भाग है, छत है, ठीक है, यहाँ से टकराएगा। टकराने के बाद में वह पुनः नीचे तरफ आ जाते हैं इसमें, ठीक है। ये जो लौ आएगा इस प्रकार से ऊपर तरफ चलेगा, फिर इस प्रकार से नीचे तरफ आएगा। परावर्तन शब्द जानते हो, 10वीं पढ़े हो परावर्तन, जैसे हम पढ़ते हैं समझने के, इस प्रकार से ये दर्पण होता है। अब यहाँ पर ये आपतित किरण है, यहाँ से जाके टकराते हैं, टकराने के बाद फिर से उसी माध्यम में क्या होते हैं बताओ, लौट आते हैं। इसको कौन सा घटना बोलते हैं बताओ, अपन परावर्तन कहते हैं। इसी शब्द से बना परावर्तनी, है ना। तो ये जो लौ निकलेगा वो इस प्रकार से टकराएगा,
भट्टी से, दीवार से, और पुनः नीचे आएगा इसमें, ठीक है ना, परावर्तन होगा इसमें, इसीलिए नाम पड़ता है इसका परावर्तनी भट्टी। और इस प्रकार से नीचे में देखिए इधर से इस प्रकार से यहाँ पर इसमें और पदार्थ हैं, इसमें खास करके अपन इसको एक खंभे के रूप में यहाँ पर बने रहते हैं इसमें। यहाँ पर हम उस सांद्रित अयस्कों को रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक ये सांद्रित अयस्क यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ऐसे चित्र में हम इसको नहीं बना सकते, ये सांद्रित अयस्क को रखने का जगह है। सारी सांद्रित समझता हूँ, भर्जित जिसका भर्जन, सारी भर्जन तो अपन कर रहे हैं इसमें सांद्रित अयस्क, ठीक है ना। क्रम से आप पढ़ते जाएंगे इसमें। भर्जन में किसको ले रहे हैं अपन? सांद्रित अयस्क। तो यहाँ पर जो सांद्रित अयस्क है यहाँ पर रखा गया है, सांद्रित अयस्क, इसको रखेंगे अपन। और यहाँ से आग की लपेट आ रही है और टकराएगा, टकराने के बाद फिर आएगा इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, इसे पिघलना चालू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? गर्म होगा, ठीक है ना। तो कितना गर्म करेंगे? इतना गर्म करें कि धातु पिघल न पाए, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो बेकार के जो अपद्रव्य होंगे, जो पिघलने लायक होगा पिघल जाएगा, और धातु जो है पिघलना नहीं चाहिए, बस इसी काम को ध्यान रखना है। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे ये यहाँ पर जो मैं चित्र बना उसमें इस प्रकार से इसको सिलिका लाइन कहते हैं। यहाँ पर इस चित्र के अनुसार में हमको यहाँ सभी मतलब नहीं है, केवल रखने का जगह है। अब इस प्रकार से हमारा जो अयस्क है उसका क्या हो जाता है बताओ? भर्जन हो जाते हैं, इसमें भर्जित हो जाता है। और इस प्रकार से जो बेकार के अशुद्धियां होती हैं वो इस प्रकार से पिघल भी जाते हैं, इसमें कई जो अशुद्धियां होती हैं पिघल जाते हैं। और इस प्रकार से, और कुछ जो है जो गैस बन जाते हैं, वो गैस इस प्रकार से व्यर्थ गैस, इसको मैं अब मिटा रहा हूं, इसमें भर्जन सही है। बेकार के जरूर होंगे इसमें, क्योंकि हवा आ रहा है इस प्रकार से, और इसमें 750 सेंटीग्रेड ताप से कम ताप पर इसको हवा के आधिक्य में गर्म करते हैं। तो ज्यादा हवा चाहिए, इसीलिए खिड़की है यहाँ पर। यदि दरवाजा बंद होगा तो हवा आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए क्या है बताओ? यहाँ पर खिड़कियां हैं। तो जो बेकार की गैस बनेंगे यहाँ पर, वो इस प्रकार से व्यर्थ गैस है, इस प्रकार के मार्ग से वो क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे इसमें, ठीक है। ये व्यर्थ गैस है, जो भी व्यर्थ गैस होगा, बेकार गैस, वो सब बाहर निकल जाएगा इसमें। और इस प्रकार से क्या क्या परिवर्तन होंगे, आइए इसके बारे में समझें। इसमें अभी तक प्रक्रिया में कौन कौन से पदार्थ बनेंगे, किस प्रकार से होगा, इसको हम समझने का प्रयास करें। तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, परिवर्तन, भर्जन में होने वाले परिवर्तन। अभी तक जो हुआ इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ? तो सर्वप्रथम पहला जो रासायनिक दृष्टि से है उसको थोड़ा अपन देखें। हमारा जो अयस्क था, नाम क्या था उसका? लेड सल्फाइड, जिसको गेरना कहते हैं। किससे क्रिया कराया अपन? ऑक्सीजन से। ये कौन सा अयस्क है? यहाँ पर थोड़ा समझे इसमें शब्द को, सांद्रित अयस्क, जिसका हम सांद्रण कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा इसको यहीं पर लिख दे रहा हूं आपके समझने के लिए। सांद्रित अयस्क है। इस सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन के आधिक्य में गर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर ये जो धातु है वो ऑक्साइड में बदलेगा। धातु किस में बदलेगा? ऑक्साइड में। तो पीबी ऑक्सीजन साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं इसमें? PbO बनाते हैं, ऑक्साइड होगा, ठीक है। और सल्फर भी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, क्योंकि ज्यादा मात्रा में है अपन, तो सल्फर भी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो गैस बनेगा सल्फर का डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। एक गैस बन करके निकल जाएगा इसमें, ठीक है। ये इसी को बताया मैं, व्यर्थ गैस निकल। यहाँ से हमारा जो लेड यहाँ पर सल्फाइड था वो लेड में बदल चुका है। वो समय का थोड़ा बैलेंस कर लीजिए। देखो इधर सब लोग, राइट हैंड साइड में से एक पीबी है, राइट में भी एक पीबी, सल्फर एक है, इधर भी सल्फर एक है, लेकिन ऑक्सीजन देखो 2 है इधर लेफ्ट में, राइट में 3 है, ठीक है। बराबर करना है तो क्या करें? जो कम जगह में इसको पहले बैलेंस कर लीजिए, कम स्थान में। तो इधर एक ही स्थान में है तो उसको 3 गुणा कर दीजिए। इधर 3 है, इधर एक ही है बाएं तरफ में, तो उसको पहले 3 से गुणा कर दीजिए। कितना हो गया? यहाँ पर 6 हो गया, 3 दूनी 6। अब मेरे को उधर राइट में 6 करना है, तो सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए, एक साइड में 2 है, एक साइड में 1 है, तो जो विषम संख्या उसको मैं सम कर लूं पहले। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये विषम एक ही है, इसको मैं अब सम का मतलब 2 से गुणा कर दिया मैं, ठीक है। अब लेड कितना हो गया बताओ? यहाँ पर 2, इधर यहाँ पर लेड हो गया 2। सल्फर कितना हो गया? इधर लेफ्ट में 2, राइट में भी अब 2 से गुणा कर दो। अब देखो ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, 2 दूनी 4 और 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से यौगिक बनेंगे। उसी प्रकार से अपन इसको आगे चले अपन, तो जो लेड सल्फाइड था ऑक्साइड में बदल गया। उसी प्रकार से कुछ जो लेड सल्फाइड होते हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फेट भी बनाते हैं। लेड की बात कर रहा हूं मुख्यतः, इसमें इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो बनेगा यहाँ पर, यह ऑक्सीकरण घटना है, इसमें लेड का सल्फेट बन रहा है इसमें, ठीक
ठीक है, समीकरण बैलेंस कर लीजिए। दाईं तरफ 4 ऑक्सीजन, बाईं तरफ 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए। तो लेड का क्या बन गया यहाँ पर अब सल्फेट, ये ऑक्साइड बन गया और कुछ मात्रा में सल्फेट भी बन जाते हैं। और नाम चूंकि लेड है इसलिए लेड का सल्फेट लेड का ऑक्साइड कहलाएगा। ये 2 मुख्य परिवर्तन होंगे इसमें। ठीक है, अब क्या होगा, ये पूरा भर्जित हो गया। क्या हो गया अब यहाँ पर भर्जित, माने अब समझ लीजिए आप, हमारा जो पीबीएस था पीबीओ के रूप में और पीबीएस के रूप में निकल चुका है, माने कन्वर्ट हो चुका है, बदल चुका है वो। अब क्या करें, सुनिए इधर सब लोग, इसमें अलग से दूसरा पद है। अब दूसरा पद में है भर्जन के बाद में इसका जो पद है वह है प्रगलन। कौन सा पद आता है, प्रगलन। इसको मैं आगे लिख रहा हूं। अब और क्या क्या बदलेंगे सुन लो इधर, भर्जन में जितने भी नमी रहेगा सब निकल जाएगा। ठीक है ना, नमी दूर हो जाएंगे, हमारे धातु का जो है ऑक्साइड बदल जाएगा और इस प्रकार से हमको भर्जित अयस्क प्राप्त हो जाएंगे। अब इसको हम अगले कालखंड में इसको आगे प्रयास करेंगे। धन्यवाद।